हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक हम 136 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 137 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या है। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है और हमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। तो चलिए दिया है हमें कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। तो हम इसका दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेंगे, मतलब ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्क्वायर किए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा, ये इस फॉर्म में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद हम करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ यूज किए हैं हम। तो अब देखिए यहाँ करना क्या है कि ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है, इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। देखिए ये कॉस है तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसको लिख लेंगे माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा ये ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला है। तो छोटे छोटे फार्मूले हमें याद रखने होंगे, तो बस वही जहाँ भी यूज करना होगा यूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका था। अब ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ ये इसमें कर रहे हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना हो चुका है। अब उसके बाद हम करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साइड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि यहाँ से हमें कुछ फार्मूला बनता दिख रहा है तो इसको मैं साइड में कर रही हूँ। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ माइनस इतना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए इतना हमारा ये फार्मूला बन गया है कि नहीं। पहले हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए, माइनस अगर हम कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ये फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ यही आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। तो बस वही यूज किए हैं। यहाँ देखिए हमारे पास अब आंसर ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए जो हमसे पूछा गया है ये निकल चुका है।
ये यही पूछा गया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को हम एक साइड ले लिए और ये दूसरे साइड भेज दिए, क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना है तो इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये सी को हम ये इसी साइड ले लेंगे जहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये प्लस में है, दूसरी साइड आएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो भी प्लस में होगा। तो अब हमें ये स्क्वायर में तो निकालना नहीं है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, तो ये जो है अंडर रूट हो जाएगा, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आंसर हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा आंसर। तो दोस्तों इसमें ये देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है लगाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन सिंपली हम सबसे पहले तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद ये हम जब ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। उसके बाद हम ये दोनों जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये हम निकाल लेंगे इजली, और ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो है अंडर रूट में आ जाएगा और हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 के पावर n अपान में 16 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम करेंगे क्या, देखिए 2 के पावर n 2 के पावर n मतलब यहाँ दोनों में हमें दिख रहे हैं, तो 2 के पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 के पावर n अगर हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेना मतलब ये जो है उसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए 2 के पावर n हम कॉमन लिए हैं तो हमें डिवाइड किस में करना है, इसी में करना है। तो 2 के पावर n यहाँ अगर हम कॉमन लिए हैं इसमें से हमारे पास बचेगा क्या, 16 तो बचेगा ही, और इसमें क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ 2 के पावर n प्लस 1 है और अपान 2 के पावर n, तो n जो है ऊपर जाएगा तो होगा क्या, देखिए 2 के पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई ये देखिए 2 के पावर ये n प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2 के पावर माइनस 1। और देखिए ये कंडीशन होता है इसमें कि ये जो लॉगरिथम में कि अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है तो ऊपर के वैल्यू जो है जोड़ लिए जाते हैं, ऐड कर लिए जाते हैं, और डिवाइड में जो होते हैं वो माइनस कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ ये ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा n प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, हमारे पास केवल 2 के पावर 1 बचेगा, मतलब 2 बचेगा केवल। देखिए यहाँ 2 के पावर n अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 16 इंटू 2 बचा माइनस 4, और ये 2 के पावर n तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा तो यहाँ 4 ही बचेगा। देखिए अपान में क्या है, 2 के पावर n प्लस 2, 2 के पावर n प्लस 2 दोनों में है। अब दोनों में है तो ये तो हम इजिली कॉमन ले सकते हैं,
क्योंकि ऐसा कुछ रहता है थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर ये दोनों में ये वही सेम नंबर है तो हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब इसमें ये सब नहीं करना होगा। तो यहाँ 2 के पावर n प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 16 माइनस ये कट जाएगा, -2 बचेगा। देखिए सॉल्व कर ले रहे हैं और हमारा आंसर आ चुका है। तो 2 के पावर n जो है ये हम नीचे लेके चले जाएंगे। अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये n हमारा कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर तो हमारे पास बचा ये 16 इंटू 2 करेंगे 32 आएगा, -4 अपान में 2 की पावर n प्लस 2, और ये जो 2 की पावर n है इसको नीचे लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ n है, तो अगर नीचे लेके जाएंगे तो हम इसको ये काट सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 2 के पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर -n। अब देखिए यहाँ भी प्लस n है, ये -n है, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 32 माइनस 4 आ जाएगा 28, और नीचे क्या बचेगा 2 के पावर 2 4 इंटू यहाँ तो केवल 4 बचेगा, मतलब 2 के पावर 2 बचेगा, और बाकी मतलब ये n और n ये सब कट चुके हैं, 2 के पावर 2 बचा है। तो 28 अपान में 2 के पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 14, यहाँ ये 14 बचा है। अब इसको देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 अपान 56, इसको कट करेंगे 1 अपान 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 अपान 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 1 अपान 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। तो देखिए 2 के पावर n 2 के पावर n हमें दोनों में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम 2 के पावर n यहाँ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यही केवल बचेगा 16 इंटू 2 -4, ये यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो हम आप समझाए, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब नीचे 2 के पावर n प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 16 माइनस 2 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपान 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन है कि 20 मीटर जो है 20 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर टावर जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया बनाता है। क्या दिया गया है कि 20 मीटर एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक लंबा सा एक टावर है 20 मीटर का, वो जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया बनाता है। कोई टावर है तो उसका परछाई तो नीचे ही बनेगा, तो वो जो कि 10 मीटर लंबा है। अब देखिए और क्या बोला है कि उसी समय एक मीनार उसी जमीन पर, मतलब जहाँ ये टावर जो है 10 मीटर लंबी छाया बना रहा था वहीं कहीं एक मीनार है, वह जमीन पर 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। साफ मतलब स्पष्ट है कि वो मीनार जो होगा वो टावर से बड़ा होगा, क्योंकि उसका परछाई जो है 50 मीटर बना रहा है वो। तो मीनार जो है उसका ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर से समझ लेते हैं कि दिया क्या है। देखो 20 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर टावर है। क्या है, 20 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर टावर है। तो 20 मीटर का एक हम टावर बना दिए, मतलब ये त्रिभुज के शेप का हो जाएगा बाद में। तो और इसकी परछाई कितनी है, ये टावर है तो नीचे ही परछाई बनाएगा जो कि 10 मीटर का है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, ये मतलब ट्रायंगल बना। अब देखिए दूसरा, उसी समय सेम टाइम में एक मीनार उसी जमीन पर 50 मीटर लंबी एक छाया बनाती है। तो एक मीनार हम बना दिए 50 मीटर, अगर लंबा छाया बन रहा है तो मतलब टावर भी मतलब मीनार भी ये लंबा होगा, तो ये बड़ा बना दिए इससे फिगर। और यहाँ 50 मीटर का ये छाया है इसका, ये भी एक त्रिभुज बना, मतलब 2 ट्रायंगल हमारे पास बन गए हैं। अब देखिए इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो है समरूप त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए
चलिए ये जान लेते हैं, दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक सर्वांग त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल होते हैं, अब वो क्या होते हैं चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक है हमारा सर्वांग त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सर्वांग त्रिभुज जो होते हैं क्या होते हैं? तो देखिए, दो त्रिभुज अगर सर्वांग होते हैं, कब होते हैं? यदि उनकी सभी संगत भुजाएं और संगत कोण समान हो। मतलब एक त्रिभुज को, मतलब एक ट्रायंगल को दूसरे पर पूरी तरह से ढका जा सकता है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि उसका शेप, साइज और एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तभी तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर, मतलब एक ट्रायंगल को दूसरे पर आराम से रख सकेंगे। अगर बड़ा छोटा होगा तब तो वो, मतलब वो शेप साइज उसका समान नहीं होगा और वो सर्वांगसम नहीं होगा। इसका कंडीशन ये है, मतलब इसमें शेप, साइज, एंगल सब समान रहना चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुज ये होता है। और समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है। क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, एक छोटा त्रिभुज बना रहा है और एक बड़ा, तो उसको तो हम सर्वांगसम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो साइज है वो समान नहीं है। एक छोटा है, एक बड़ा है, तो उसको हम सिमिलर के कैटेगरी में रखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखिए, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो दो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के इक्वल हो। मतलब एक भुजा जो है उसका अनुपात दूसरे भुजा के अनुपात के इक्वल होगा। इसका मतलब एक त्रिभुज को दूसरे से बड़ा या छोटा किया जा सकता है। देखिए, यही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में सेम यही कंडीशन है कि एक त्रिभुज को दूसरे से छोटा या बड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसकी आकृति जो है समान रहेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एरोप्लेन एक स्काई में, आकाश में उड़ रहा है और एक एरोप्लेन बच्चे लेकर खेल रहे हैं, तो उसका मतलब दिख तो सेम रहा है। वो भी एरोप्लेन लगेगा देखने में, वो तो है ही ऊपर आकाश में जो उड़ रहा है। तो ये दोनों जो है सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं एक दूसरे के। मतलब कि ये एक दूसरे के समान दिखेंगे, लेकिन साइज जो है ये इसमें फॉलो नहीं, मतलब ये नहीं रहता है कि साइज उसका समान रहे। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज में शेप, साइज, एंगल सब इक्वल होना चाहिए। ये दोनों का कंडीशन होता है। एक बात और, सभी समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप त्रिभुज नहीं हो सकते। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है और उसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ये क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें दो त्रिभुज ये बन चुका है, जो कि पहले हम ये समझा चुके हैं कि 20 मीटर जो है लंबा एक मीनार है, सॉरी एक टावर है, जिसकी परछाई 10 मीटर बन रही है। एक छोटा त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा बनेगा क्योंकि 50 मीटर लंबी छाया बना रही है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, देखिए, मान लिए ए बी, इसको नाम दे दिए हम ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल को डी ई एफ। दो ट्रायंगल हो चुके हैं। अब देखिए, मान लिए ए बी एंड डी ई वह टावर है जो क्रमशः ए सी एंड डी ई पर छाया बनाते हैं। मतलब ये दोनों टावर है, ए बी और डी ई, ये दोनों टावर है और इसका छाया जो है, कोई आदमी खड़ा रहेगा तो छाया तो नीचे ही बनेगा। तो ये ए सी और डी एफ, ये छाया है इसका, ये हम मान लिए हैं ए बी और डी एफ। मतलब नाम तो कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ। तो चलिए देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ए बी सी है, एक डी ई एफ है। तो यहाँ देखिए, हमें पता चल रहा है
कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, और एंगल सी जो है सी एफ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सब अगर बराबर है, कोण बराबर है, इसका साइज बराबर नहीं है, शेप आकार तो सेम है इसका, लेकिन साइज छोटा बड़ा है, तो ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ हो जाएगा। मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ एक दूसरे के समरूप हैं। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, मतलब भुजाओं का जो रेशियो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। इतना जानना जरूरी था क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम केवल 5 या 6 ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसको डिटेल में समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको ऐसा दूसरा क्वेश्चन मिले इसी टाइप का तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि ये त्रिभुज एबीसी और डीईएफ एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये हम लगा देंगे। ये इनकी भुजाओं का अनुपात जो है एक दूसरे के इक्वल कर देंगे और हम जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए बी अपान डी ई, ये ए बी अपान डी ई, ये दोनों भुजा एक दूसरे के का रेशियो होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। ए बी अपान डी ई, यहाँ ए बी अपान डी ई, और देखिए नीचे का ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ करेंगे। तो चलिए यहाँ ये कर दिए। उसके बाद ए बी का वैल्यू हमें 20 मीटर दिया गया है, 20 लिख दिए अपान डी ई, ये डी ई यही हमें निकालना है, ऊंचाई जो कि मीनार की ऊंचाई हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो मतलब यही डी ई हमें निकालना है। तो अपान डी ई कर दिए इक्वल ए सी, ए सी का वैल्यू कितना है? 10 है। पहले टावर का परछाई 10 मीटर बना रहा है तो यहाँ 10 मीटर लिख लिए, और डी एफ जो कि बड़े वाले मीनार की परछाई है, तो बड़े वाले मीनार की परछाई कितना मीटर बना रहा था? 50 मीटर। तो अब देखिए इसको कट करेंगे, 10 से यहाँ 2 आया, तो डी ई इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 2 100 मीटर। कितना आ जाएगा आंसर? डी ई इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? क्या दिया गया है? मतलब क्या पूछ रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की कितनी संख्या मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ये हम काउंट तो करेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा नंबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ये जान लेते हैं कि ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, तो फिर भी हम यहाँ कुछ चीज़ें बता देते हैं आसपास के जो कि पढ़ लिए हैं, फिर भी चलिए समझा रहे हैं। देखिए एपी का एनवा पद, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद हमें निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए जो है फर्स्ट टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी कॉमन डिफरेंस सारवंतर, और ए एन जो है एनवा पद है। तो चलिए देखते हैं, 3 से विभाजित दो अंकों की संख्याएं हैं, क्या है? सो सबसे पहले तो 3 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो वही हो जाएगा पूरा, और वहां से 99 तक लेंगे क्योंकि दो अंकों की संख्याएं हैं। कितना है? 2 अंकों की संख्या है। हमें 3 अंकों का नंबर नहीं लेना है, हमें केवल 2 अंक का डिजिट लेना है। मतलब दो, यहाँ देखिए 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, ये सब 3 से कटेंगे, 3 से डिविजिबल है, डॉट डॉट 99 तक, तो 2 अंक तक 99 तक हम लेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये सीरीज हमें देखने पर क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि ये हमारा एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे
तो सेम आएगा, सब नंबर का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो सेम आएगा। जैसे कि 15 माइनस 12 करेंगे 3 आएगा, 18 माइनस 15 करेंगे 3 आएगा, 21 माइनस 18 करेंगे 3 आएगा। तो बस इसी से हम पता कर लिए कि ये एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए फार्मूला हम लगा लेंगे। यहाँ एन टर्म्स दिया गया है, मतलब लास्ट टर्म्स जो होंगे वो एनवा पद होगा, मतलब जो लास्ट का वैल्यू होगा वो हमारा एकदम लास्ट एन टर्म्स होगा। और हमें विभाज्य है कितनी संख्याएं दिया गया है, तो संख्या जो है वो नंबर हमसे पूछा है, तो मतलब एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ हमें ये 12 जो है ए का वैल्यू है, और कॉमन डिफरेंस ये डी का वैल्यू क्या होगा, जो बार बार सेम वैल्यू हम घटा रहे हैं, सेकंड का पहले से, थर्ड का दूसरे से, तब ये दो जो घटा रहे हैं 3 आ रहा है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो मतलब डी इक्वल टू 3 होगा, ए इक्वल टू 12 होगा, और ये ए एन इक्वल टू कितना, ए एन इक्वल टू 99। तो चलिए अब एनवा पद निकालने के लिए जो फार्मूला यहाँ हम लिखे हैं वही यूज करेंगे, और हमारा एन का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो ए एन की जगह 99, ये एन टर्म्स क्या दिया गया है 99, यहाँ 99 रखेंगे इक्वल टू ए की जगह 12 प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद एन का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो 99 माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस, इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, और यहाँ एन माइनस 1 इंटू 3 बचा। तो वो क्या जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 87/3 कितना आ जाएगा, 87/3 इक्वल टू एन माइनस 3, ये 3 जो है यहाँ, मतलब ये अपान में दूसरे साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 87/3 इक्वल टू एन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए ये कट करेंगे 3 से, तो 29 आएगा, 29 इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये -1 है, दूसरे साइड इसको लेके आएंगे क्योंकि n का वैल्यू हमें निकालना है। तो 29 + 1 इक्वल टू n। अब n इक्वल टू 30 हमारा आंसर हो चुका है। क्या आंसर आया, n इक्वल टू 30। तो 2 अंकों की 30 संख्याएं, मतलब 2 अंकों की 30 संख्याएं जो है 3 से डिविजिबल है। कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो 2 अंकों की 30 संख्याएं जो है 3 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ तो 2 अंकों की 3 संख्याएं कितना ये पूछा गया है, तो 2 अंक के लिए पूछा है, 3 अंक के लिए भी पूछ सकता है, 4 अंक के लिए, मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है। एनवे पद के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम काउंट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे, टाइम ज़्यादा लेगा। तो बस यही फार्मूला हम यूज करेंगे, और ये वैल्यू जो जो दिया रहेगा पुट करके आंसर ला देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 141। तो 141 ये है हमारा प्रायिकता का प्रश्न। पिछली क्लास में हम एक क्वेश्चन लिए थे, तो हमें लगा और क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही हैं। 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर तो हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए। हम जितनी क्लास लेंगे उसमें अब प्रायिकता के प्रश्न जरूर लेंगे लगभग। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि संख्या, ये थोड़ा लॉन्ग है तो लेकिन इसको हम अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन है कि यदि संख्या 1 2 3 में से एक संख्या x चुनी जाती है, 1 2 3 में से एक संख्या कोई भी हम चुन रहे हैं, उसको नाम दे दिए x, और संख्या दूसरा संख्या दिया है 149,
इनमें से एक संख्या चुन रहा है जिसको नाम दे दिया है y, तो पी एक्स वाई लेस देन 9, ये कंडीशन हमें दे दिया है कि पी एक्स वाई लेस देन 9 किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बेस जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है और इसका फार्मूला क्या हम यूज करेंगे, बस उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रायिकता का अर्थ ही होता है कि पॉसिबिलिटी, संभावना। हम कुछ भी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही हम चेक करते हैं उसका। तो संभावना क्या है? प्रायिकता का अर्थ है पॉसिबिलिटी, जो एक मतलब यादृच्छिक घटना के घटित होने से संबंधित है। कोई रैंडम इवेंट जो होता है वो घटित होता है, उसी को हम बार बार काउंट करते हैं, जो जैसा कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया रहता है। तो फार्मूला क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। तो इसको शॉर्टकट में हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीई, क्योंकि इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ हम पीई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रायिकता अगर जो भी निकालना रहता है तो हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब ऊपर जो रहेगा वो अपने फेवर में, मतलब क्वेश्चन में जैसा कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से कितने नंबर है वो रखेंगे, और नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं वो रखेंगे। तो ये होगा इसका फार्मूला। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या अपान परिणामों की कुल संख्या। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट, दिया गया है कि संख्या 1 to 3 में से x को चुना जाता है क्वेश्चन के अनुसार, और 149 संख्या में से y को चुना जाता है। मतलब ये जो पहले नंबर दिए गए हैं 1 2 3, इसमें से x को चुन रहे हैं, मतलब एक नंबर किसी को भी हम x को चुन ले रहे हैं, और 149 संख्या में से y को चुन रहे हैं। तो फिर x y के संभावित मान, क्या पूछा गया है? एक्स वाई के संभावित मान, और वो भी इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि एक्स वाई का जो वैल्यू रहेगा वो 9 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन हमें फॉलो इसमें करना है। तो एक्स वाई दिया है, मतलब साफ पता चल रहा है कि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए ये 1 का ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी बार ये 3 का ये 149 तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ कर ले रहे हैं। जो भी कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार है उसको लिख देंगे फेवरेबल, और जो कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार नहीं है तो उसको लिख देंगे नॉट फेवरेबल। तो देखिए 1 इंटू 1 किए, अब ये 1 का ये तीनों में मल्टीप्लाई 149, एक एक बार तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 लेस देन 9 है तो अनुकूल है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार है। 1 जो है 9 से छोटा है तो ये अनुकूल है। अब दूसरा लेंगे 1 का, तो कर लिए हैं। अब देखिए 1 इंटू 4, यहाँ 1 का 1 से किए, अब 4 से करेंगे तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 4 लेस देन 9, अब ये भी 4 भी 9 से छोटा है तो ये भी फेवरेबल है, मतलब अनुकूल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि एक्स वाई जो है 9 से छोटा होना चाहिए, अनुकूल है। अब देखिए तीसरी बार 1 का हम 9 से करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 9 से तो 9 आएगा। अब 9 इक्वल टू 9 आया, क्योंकि जैसा कि हमें एक्स वाई लेस देन 9 लेना है, तो यहाँ 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो ये फेवरेबल नहीं है, मतलब नॉट फेवरेबल, अनुकूल नहीं है ये क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए यहाँ एक जो है नंबर अनुकूल नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, ये 2 का तीनों में मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। 2 का 1 में करेंगे 2 आया, 2 लेस देन 9 अनुकूल है। 2 इंटू 4, 2 का 4 में करेंगे तो 2 का 4 में करेंगे 8 आएगा। यहाँ 8 लेस देन 9, 8 जो है 9 से छोटा है, ये भी अनुकूल है, मतलब अपने फेवर में है क्वेश्चन के अनुसार। तो अब देखिए 2 का 9 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 ग्रेटर देन 9 हो जाएगा।
18 जो है 9 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये नॉट फेवरेबल है, अनुकूल नहीं है, ये क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखिए लास्ट लास्ट डिजिट यहाँ 3 बचा है, 3 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा। अब देखिए 3 लेस देन 9, 3 जो है 9 से छोटा है, ये फेवरेबल है, अनुकूल है। 3 इंटू 4 करेंगे, 3 का 4 में करेंगे 12 आएगा। अब देखिए 12 ग्रेटर देन 9 बन जा रहा है, ये भी अनुकूल नहीं है, ये अनुकूल नहीं है। और 3 इंटू 9 27, लास्ट डिजिट 3 का 9 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 ग्रेटर देन 9, नॉट फेवरेबल, ये भी अनुकूल नहीं है। तो देखिए टोटल यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 3 पहले का, 3 दूसरे का, 3 तीसरे का, 9 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। अगर ये कंडीशन यहाँ कुछ अगर ना देता तो 9 ही आउटकम्स हमारे पास होते, लेकिन इस कंडीशन के अनुसार हमारे पास जब ये कंडीशन यहाँ फॉलो करवाएं तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि उसके अनुकूल नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। मतलब देखिए अनुकूल परिमाणों की संख्या, मतलब ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ अनुकूल परिमाणों की संख्या इक्वल टू कितना आया 5, ये क्वेश्चन के अनुसार ये 5 है। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 1 2 3 4 और तीसरे में 1 था, ये 5 नंबर ऐसे हैं जो क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या जो है क्वेश्चन के अनुसार हमें 5 आउटकम्स मिल रहे हैं जो कि 5 है, और टोटल कितने आने चाहिए थे 9 आउटकम्स बन रहे हैं, तो टोटल 9 हो जाएंगे। अब ये फार्मूला लगा देंगे हम, पी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, पी ई इक्वल टू हो जाएगा, पी ई की जगह हमें ये है एक्स वाई लेस देन 9 इक्वल टू किसके बराबर है 5/9 के, मतलब यही है ना अनुकूल परिणामों की संख्या अपान परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है जो कि कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं 5, और 9 टोटल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों एक बार रिवीजन करते रहे हैं, हमें ये नंबर दिए गए हैं जिसमें से कोई हम बोल दिया है कि कोई भी संख्या x चुना जाता है उसमें से, और 149 में से कोई संख्या y चुन लेते हैं, मतलब ये एक्स वाई नाम दिया है, मतलब उसमें से कुछ भी वो चुन रहा है, उसका नाम नहीं दिया है। और कंडीशन बोल दिया है कि पी एक्स वाई जो है लेस देन 9 के होना चाहिए। तो बस वही हम यहाँ निकाल लेंगे, एक्स वाई के संभावित मान, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई का डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, एक एक का करेंगे, पहले का तीनों में करेंगे, दूसरे का तीनों में करेंगे, तीसरे का तीनों में करेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन के अनुसार जो कंडीशन फॉलो करेगा वो हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और जो कंडीशन मतलब टोटल कितने कंडीशन बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, वो हम नीचे लिखेंगे अपान में परिणामों की कुल संख्या, ये यूज करेंगे हम फार्मूला। उसके बाद यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 5 आया, परिणामों की कुल संख्या जो है 9 आया, 5/9 जो है पी एक्स वाई लेस देन 9 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए इफ 15C3R इक्वल टू 15CR+3, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इफ 15C3R इक्वल टू 15CR+3, तो ये इक्वल है दोनों के, तो R किसके बराबर है पूछा है, यहाँ R का वैल्यू हमें पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ ये होता है कॉन्सेप्ट, मतलब ये फार्मूला यही हमें यूज करना है। तो देखिए अगर हमें एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई
दिया गया है क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है 15C3R इक्वल टू 15CR+3, ये n का वैल्यू हो जाएगा। देखिए NCX इक्वल टू NCY। अगर ऐसा हो तो टू कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला तो x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई करेंगे। दूसरा कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू n करेंगे। तो ये यही हम यूज करेंगे और r का वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए इसके अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ n की जगह ये n है, c है, ये x है। एन सी एक्स मतलब देखिए ये एन सी एक्स है और ये एन सी ये वाई है। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये पता चल रहा है इससे। इसे हम कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद देखिए n इक्वल टू 15 है, पता चल रहा है यहाँ n है तो यहाँ 15 है उसकी जगह पे। x की जगह 3r, y इक्वल टू r+3। तो यहाँ देखिए अतः कंडीशन कंडीशन 1 का यूज करते हुए अगर हम 1 का यूज करेंगे तो x इक्वल टू वाई करेंगे। कितना करेंगे? x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई यहाँ हम कर देंगे तो x की जगह 3r है और y की जगह r+3 है। कितना है? 3r+r+3। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ r का 2 वैल्यू निकलता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें देगा तो 2 कंडीशन लेना है, तो मतलब r का वैल्यू हमें 2 वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू भिन्न के रूप में मिल रहा है तो उसको हम नहीं लेते, और अगर नॉर्मल वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है तो उसको हम ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ r का वैल्यू जो है 3/2 आ चुका है जो कि भिन्न के रूप में है। तो चलिए कंडीशन 2 का पहले यूज करेंगे। तो कंडीशन 2 का यूज करते हुए क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन है। अब देखिए x का वैल्यू 3r प्लस वाई का वैल्यू r+3 इक्वल टू एन की जगह 15। अब यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 3r प्लस r, ये 4r हो जाएगा। कितना होगा? 3r प्लस r ऐड करेंगे 4r आ जाएगा। 4r इक्वल टू ये 15, ये +3 है तो इसको दूसरे साइड लाएंगे -3 हो जाएगा। 15 - 3 तो 4r इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे। अब यहाँ से r का वैल्यू हम निकालेंगे r इक्वल टू 12/4। इसको कट कर लेंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए एक r का वैल्यू 3/2 आया और दूसरे r का वैल्यू, r का 2 वैल्यू निकल चुका है। एक वैल्यू 3/2 आया, दूसरा वैल्यू 3 आया। तो ये तो वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये दूसरा वैल्यू 3 हम लेंगे। देखिए r भिन्न नहीं हो सकता, मतलब भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमें r का वैल्यू जो है 1.5 मिलेगा। इसलिए आंसर जो है r इक्वल टू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r इक्वल टू 3। r इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन में 15C3R इक्वल टू 15CR+3 है, तो हमें r का वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू 3/2 ना होता तो हम दोनों वैल्यू लेते। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है n का वैल्यू देख लेंगे। ये कंडीशन मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर हमें पता होगा तो क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो NCX इक्वल टू NCY के फॉर्म में अगर मतलब क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो उसके लिए हम x इक्वल टू वाई करेंगे, उसी से कंपेयर करेंगे। n की जगह जो रहेगा, x की जगह जो रहेगा, y की जगह जो रहेगा, बस x इक्वल टू वाई करेंगे और x प्लस वाई इक्वल टू एन करेंगे। दोनों कंडीशन से हमें r का 2 वैल्यू मिलेगा, उसे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।